क्या मनी मैनेजमेंट को लेकर इंडियंस स्मार्ट हैं? क्या एक एवरेज इंडियन लैंग्वेज ऑफ मनी को समझता है? अगर हां, तो पैसे का ये ऑब्सेशन उन्हें इन्वेस्टमेंट में गलत जगह लेकर क्यों जाता है? क्यों ऐसा होता है कि इंडियंस के जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो बहुत स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं होते हैं? क्यों एक एवरेज इंडियन प्रॉपर्टी में ओवर इन्वेस्टेड होता है? और ऐसा नहीं है कि एक एवरेज इंडियन का जो ये मनी मिस्टेक है ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। मनी मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया है बहुत मिसलीडिंग दुनिया है। मनी मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट को पर्सनल फाइनेंस क्यों कहा गया है उसके पीछे एक वजह है, ये बहुत पर्सनल होता है। पैसा पैसा पैसा, उफ, ये पैसे का ऑब्सेशन। लेकिन पैसे का जो ये ऑब्सेशन है ये कोई इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। ये ह्यूमन माइंड में इंट्रिंसिकली वायर्ड है। प्रॉब्लम इंडिया में ये है और जिसकी वजह से इंडियंस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अक्सर एस्पायर करते हैं लेकिन गेन नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह है कि हमारा लैंग्वेज ऑफ मनी बहुत पुअर है। हमारे को लैंग्वेज ऑफ मनी नहीं पढ़ाया गया है। एक एवरेज इंडियन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फाइनेंस के कॉन्सेप्ट लाइक इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स को नहीं समझ पाता है। देखिए, इंडिया में जहां की वेल्थ इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है, यह समझ में आता है कि पैसा सबसे बड़ा ऑब्सेशन का सब्जेक्ट है। पैसा वो वजह है जो आपकी प्राइमरी वजह है आपकी खुशियों की या खुश ना होने की। लेकिन आयरनी ये है कि ज्यादातर इंडियंस लैंग्वेज ऑफ मनी को समझते नहीं हैं, उन्हें बताया नहीं जाता है या फिर वो समझना भी नहीं चाहते हैं। क्या है ये लैंग्वेज ऑफ मनी? लैंग्वेज ऑफ मनी वो है आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मनी और वेल्थ, अलग अलग एसेट क्लास, पर्सनल फाइनेंस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट। अब चूंकि इंडियंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है मनी मैनेजमेंट को लेकर, वो पैसे के सोशल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को और मनी सिस्टम को नहीं समझने की वजह से लाइफ में ज्यादातर बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस गलत ले लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट है पैसा, मनी मैनेजमेंट, हर कोई इसको लेकर ऑब्सेस्ड तो है, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम में इसे पढ़ाया नहीं जाता है। हम अक्सर मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि कोई मेरे बराबर की अर्निंग या मेरे से कम अर्निंग के बाद भी मुझसे पहले फाइनेंशियली फ्री कैसे हो गया, कैसे उसके पास मुझसे ज्यादा असेट्स आ गए। और इसीलिए यह जरूरी है कि आप बेसिक्स ऑफ मनी लैंग्वेज को लाइफ के अर्ली स्टेजेस में समझ लें। नहीं तो आपके बराबर अर्निंग तो छोड़िए, आपसे कम अर्निंग में जो जिनको लैंग्वेज ऑफ मनी समझ में आती है वो आपसे बेटर फाइनेंशियल स्टैंडिंग के साथ होंगे। कुछ कॉमन मिथ्स जो इंडियंस के हैं मनी मैनेजमेंट को लेकर, मैं उस पर बात कर दूं तो पहला मिथ है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, सेविंग और इन्वेस्टिंग सेम नहीं है। अब चूंकि हम में से ज्यादातर इंडियंस जो पैसे की तंगी में ही जिनकी परवरिश होती है, मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग होती है या लोअर मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग होती है, वो पैसा जो है वो हमारे डीप रूटेड एंजाइटी और इनसिक्योरिटी की वजह होता है। हम अक्सर सेविंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बहुत सेफ रहना चाहते हैं। हमारे लिए मनी सेव करना, इन्वेस्ट करना एक ही चीज है और हम सबसे पहले पैसे को लेकर सोचते हैं कि इसकी सेफ्टी कैसे हो। हम ग्रोथ नहीं सोचते हैं,
हम इन्वेस्टिंग और उसका को ग्रो कराने का नहीं सोचते हैं। जबकि सच यह है कि सेविंग जो है वो आपको एक बेस रेट का रिटर्न देता है जो कि इन्फ्लेशन से अक्सर ही कम होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट ईयर बैंक में कोई 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में डाला। अब आप ये खुश हो सकते हैं कि इस साल वो 1,07,000 रुपए हो गया, लेकिन लास्ट ईयर आप 1 लाख रुपए से जो सामान खरीद सकते थे, इस बार आप 1,07,000 से वो सामान नहीं खरीद सकते। यह फर्क है सिंपल सेविंग का और इन्वेस्टिंग का। दूसरा मिथ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेकर। एक एवरेज इंडियन जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को एब्सोल्यूट गेन में देखता है, न कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में देखता है। उदाहरण के तौर पे बात करूं, मुझे अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत खुश होकर बताते हैं कि मेरे घर की कीमत पिछले 10 सालों में डबल हो गई है। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग के रूल 72 से CAGR रिटर्न निकालता हूं तो वो सिर्फ 7.2% का रिटर्न आता है, जो कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि रिटर्न जो है वो एब्सोल्यूट नंबर में देखा जाना चाहिए। रिटर्न हमेशा CAGR रिटर्न्स में देखा जाना चाहिए। तीसरा एक मिथ है इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मानना। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और ये दोनों एक साथ कभी क्लब नहीं करने चाहिए। ज्यादातर इंश्योरेंस एजेंट्स जो क्लब करके बेच रहे हैं वो सिर्फ अपनी कमीशन बना रहे हैं। एक एवरेज मिडिल क्लास इंडियंस जो इंश्योरेंस खरीदते हैं एज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, मैं जब उनका रिटर्न देखता हूं तो वो बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से भी लोअर रिटर्न होता है। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो आपकी फैमिली को इतना अमाउंट मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर इंडियन ये सोचते हैं कि वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है क्योंकि उसमें गारंटेड रिटर्न नहीं है। देखिए, इंश्योरेंस जो है वो सेफ्टी नेट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वो है जो आपके पैसे को इन्फ्लेशन से कम 500 बेसिस पॉइंट्स ऊपर रिटर्न दे और कंपाउंडिंग इफेक्ट से रिटर्न दे। एक दूसरा मिथ है इन्फ्लेशन का। देखिए, इन्फ्लेशन जो है आपको दो धारी तलवार है। एक तरफ ये आपकी परचेजिंग पावर को कम कर देता है, आपके पास जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर को कम करता है। दूसरी तरफ आपका जो ईयर ऑन ईयर वेज ग्रोथ होता है वो अक्सर इन्फ्लेशन से कम होता है। एक एवरेज इंडियन आज भी एक जो इन्फ्लेशन की बात आती है तो RBI के डाटा को फेस वैल्यू पे ले लेता है। वो ये नहीं समझता है कि जो ये इन्फ्लेशन का गवर्नमेंट फिगर है, कंसोलिडेटेड डाटा है, वो उसका पर्सनल इन्फ्लेशन नहीं है, वो सारी चीजों का इन्फ्लेशन का एक एवरेज है। अगर आप एवरेज इंडियन मिडिल क्लास हैं तो आपके लिए 3 लेवल पे इन्फ्लेशन बहुत अफेक्ट करता है, 3 कंजम्पशन आइटम्स पे, फूड, हेल्थ केयर और एजुकेशन। और इन तीनों में मैं जब देखता हूं तो ये डबल डिजिट ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर। सो आपका पर्सनल इन्फ्लेशन किसी भी हालत में 10% से कम इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट मिथ है मिथ ऑफ प्रॉपर्टी एज सोशल सिक्योरिटी। देखिए, वैसे तो इंडिया में कल्चरली वेल्थ फ्लॉन्ट करने को डिस्करेज किया गया है, लेकिन जब घर की बात आती है तो एक्सेप्शन हो जाता है। हम अक्सर अपने फाइनेंशियल लिमिट को स्ट्रेच करके घर खरीदते हैं ताकि हम समाज में उसे दिखा सकें। आज भी मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि प्रॉपर्टी एज ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन उतना ही पॉपुलर है इंडिया में जितना रिलीजन और पॉलिटिक्स। क्या आप पब्लिकली अपने बैंक स्टेटमेंट्स और दूसरे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो की बात करते हैं? क्या घर के साथ सेम लॉजिक एप्लीकेबल नहीं है? आप घर को पब्लिकली, प्रॉपर्टी पब्लिकली क्यों डिस्कस करते हैं? क्या आप ये दिखाते हैं कि एक घर जो है वो आपका स्टेटस सिंबल है कि आपका यू हैव फाइनली अराइव्ड इन लाइफ? लेकिन इस फ्लॉन्टिंग में या स्टेटस सिंबल बनाने में आप दूसरी सोशल सिक्योरिटी को अक्सर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। प्रॉपर्टी एज ए सिंबल कि हम लाइफ में अब अराइव कर गए हैं, हमने कुछ अचीव कर लिया है, यह बहुत ही लाउजी फाइनेंशियल डिसीजन है।
मिथ नेक्स्ट, मिथ ऑफ लाइफस्टाइल एज एफ्लुएंस, अमीरी का दिखावा। देखिए, एफ्लुएंस लाइफस्टाइल से नहीं होता है। मैं आज के यंगस्टर्स को देखता हूं जो 20,000 25,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में हाई एंड आईफोन होता है, ब्रांडेड कपड़े होते हैं, और वो सारे ईएमआई पे होते हैं। ये जो बाई नाउ पे लेटर है, ये सबसे बड़ा मनी ट्रैप है। आप किसी का भी लाइफस्टाइल उसके एफ्लुएंस का ट्रू रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है। अक्सर गलती यह होती है कि आप पीयर प्रेशर में आकर लाइफस्टाइल मैच कराने की कोशिश करते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपके साथ कोई है जो बड़े मैंशन में रहता है, या आप उन लोगों को देखते हैं जिनके घर में करोड़ों रुपए शादियों में खर्च होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो उनके नेटवर्थ का 1% भी नहीं हो, लेकिन आप उसको मैच करने के प्रोसेस में न सिर्फ अपना पूरा नेटवर्थ लगा देते हैं, साथ में डेट भी ले लेते हैं। मिथ नेक्स्ट इज मिथ ऑफ सैलरी ग्रोथ। चूंकि इंडिया में ज्यादातर इंडियंस जो हैं वो जिनकी मनी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वेज ग्रोथ जो है, ये एक क्रूड रियलिटी है कि वेज ग्रोथ अक्सर इंडिया में, और लास्ट पिछले 5 7 10 सालों में मैं देखूं तो अक्रॉस द सेक्टर देखा गया है कि वेज ग्रोथ इन्फ्लेशन से कम रहा है। अगर आपका गवर्नमेंट डाटा इन्फ्लेशन का 6% है और आपका पर्सनल इन्फ्लेशन 10% है, तो वेज ग्रोथ 3%, 4%, 2% हो रहा है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो अपने सैलरी ग्रोथ को एब्सोल्यूट नंबर में देखते हैं। जब आप उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में आपका सैलरी ग्रोथ नहीं है, डी ग्रोथ है। यही वजह है कि बहुत सारे स्टडीज में देखा गया है कि आप जो आज का जनरेशन, खासकर जेन जेड की जब बात करते हैं, कि जेन जी की बात करते हैं, कि ये एब्सोल्यूट नंबर में अपने प्रीवियस जनरेशन से ज्यादा पैसा तो कमा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखने के बाद ये एक्चुअली प्रीवियस जनरेशन से पैसा कम कमाता है। मुझे लगता है ये वक्त आ गया है कि इंडियंस को साइकोग्राफिक लेवल पे लैंग्वेज ऑफ मनी के बारे में पढ़ाया जाए, मनी मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ाई जाए, इन्वेस्टमेंट आउटलुक समझाया जाए, प्रॉपर्टी को लेके जो ऑब्सेशन है उसको क्लैरिफिकेशन दिया जाए कि ये एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन है। ज्यादातर केसेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एब्सोल्यूट नंबर में नहीं होता है। ऑब्सेशन जो है प्रॉपर्टी को लेकर, यह सबसे बड़ा फाइनेंशियल इलिटरेसी है। और इंडिया में एक नहीं कई क्रेडिबल स्टडीज हैं जिनमें यह बताया गया है कि 98% इंडियंस जो हैं वो पेचेक टू पेचेक की लाइफ लीड कर रहे हैं। और यही वजह है कि एज ए सोसाइटी टाइम आ गया है कि हम डिफरेंशिएट करें कि मनी मैनेजमेंट में मिथ क्या है, रियलिटी क्या है। अपनी तरफ से मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, कितना बिजनेस में आया इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं ऑल्टरनेटिव मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खोता जा रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल। यहां होती है आपके मतलब की बात।